बाबू हम पार्ट 62 में देख रहे थे कि किन किन प्रोविजन के लिए ओवरमैन कॉम्पिटेंट पर्सन है। वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही थी तो वहां पे हम 7 प्रोविजन बताए थे, टोटल 13 बताएंगे तो 7 बता दिया, 8वां लेते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए। रेगुलेशन 169, एक बच्चा मेरा सीएमआर के प्लेलिस्ट से इस रेगुलेशन को देखा और कमेंट किया था कि इसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, तो अब देख लीजिए कौन होगा। क्या है रेगुलेशन 169 है क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंट गैस एंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। दो चीज को बोला है। क्या बोला? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंट गैस, एक बात हुआ। फिर दूसरी बात क्या बोलता है? डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंट गैस। तो इसमें दो बातें, तो 2 सब रेगुलेशन है। कितना सब रेगुलेशन? पूरा 2 सब रेगुलेशन। एक में डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंट गैस का है और सेकंड में डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में है। कितना छोटा सा है, लेकिन जो सब रेगुलेशन 1 है उसमें 5 गो बात है। ठीक है, कितनी बात है? 5 गो बात है, तो 5 और 1 हो गए 6। ठीक, तो सबसे पहले बात क्या? डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारित करना, परसेंटेज ऑफ गैस को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमको क्वेश्चन कीजिएगा, जैसे वो बच्चा लिखा था कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, हमको आप क्या क्या क्वेश्चन कीजिएगा वो हम यहाँ लिख दे रहे, और वही ये रेगुलेशन में लिखा है, बाकी और कुछ नहीं है। उसी का जवाब इस रेगुलेशन में लिखा है। आप सबसे पहले बोलिएगा कौन करेगा। क्या पूछेगा कि परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंट गैस को डिटरमाइन कौन करेगा, एक पूछिएगा। कैसे करेगा, कैसे करेगा या किस साधन से करेगा, या किस साधन से करेगा, किन किन जगह पर करेगा। परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंट गैस का डिटर्मिनेशन किन किन जगह पर करेगा। ठीक है, अब पूछेगा सबसे पहले who will be determine the percentage of इन्फ्लुएंट गैस, कौन करेगा, वही ना बात हुआ हिंदी में। हाँ, कैसे करेगा, किस साधन से करेगा। व्हाट apparatus और व्हाट मेथड्स यू विल अडॉप्ट टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंट गैस एंड व्हाट प्लेसेस, और किन जगहों पर आप कीजिएगा, ये पूछेगा। फिर पूछेगा कि ठीक है ये बता दिए सर, ये ना बताइए, मान लो हम क्वालिटी मैनेजर है ना, तो हम क्वालिटी मैनेजर तो हमको बोलेगा कि सर कितने इंटरवल पे करना है, 1 घंटा के बाद करना है, हर 1 घंटा में करना है, कि हर 24 घंटा में करना है, कि हर 7 दिन के इंटरवल पे करना है, कि हर 30 दिन के, मतलब टाइम इंटरवल, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछेगा। क्या पूछेगा? समयांतराल, अंतराल पूछेगा, अंतराल जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप बोलिएगा यदि सर हमको गैस मिल गया, इन्फ्लुएंट गैस मिल गया तो क्या करेंगे, गैस मिलने पर क्या करेंगे, गैस मिलने पर क्या करेंगे, क्योंकि आप मेरे सुपरवाइजर है और मैंने, अब हमको पूछेगा ना भाई ये सब चीजें, तो वही चीज का जवाब हमसे आप बार बार ना पूछे। आपको रेगुलेशन 169 ने ये सारा जवाब दिया है कि परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंट गैस का डिटरमिनेशन कौन करेगा, किन साधनों से करेगा, किन किन जगह पर करेगा, कितने अंतराल पर, कितने फ्रीक्वेंसी पर करेगा, और गैस मिल गया है तो क्या करना है। यही चीजों का आंसर जो है ये रेगुलेशन 169 आपको देता। आपको मेरे से पूछने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अंग्रेजी में भी बताएंगे। इंट्रोडक्शन बताना जरूरी है, जब तक वो नहीं बताइएगा आप लोग को रेगुलेशन समझ नहीं आएगा। इसका सब रेगुलेशन 1 देखते हैं, दो ही ने सब रेगुलेशन बोला। एक है डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंट गैस के लिए और दूसरा इन्वायरमेंटल कंडीशन के डिटरमिनेशन के लिए। तो नंबर 1 में क्या बोलता है, वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, किसी भी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में यदि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल
होता है तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस शैल बी डिटरमाइंड। तो क्या बोलता है कि आपको परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस डिटरमाइन करना है। इतना क्लियर हुआ। सब रेगुलेशन 1 का बेस क्या बोला, वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस शैल बी डिटरमाइंड। अब नंबर 1 हम बोले थे ना आपको, ये 1 का ए में क्या बोला था, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विपमेंट। ऐसा कहीं ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विपमेंट, ऐसा आपके रेगुलेशन के बुक में नहीं लिखा होगा बेटा ऑर्गेनाइजेशन इक्विपमेंट। ये आप लोग को याद रहे इसलिए बता रहा हूं कि 1 के ए में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विपमेंट के बारे में हम बोले थे, वहां हिंदी में लिखा थे कौन करेगा और कैसे करेगा, किस इक्विपमेंट से करेगा, क्या डिवाइसेस होगा, वो बताया है 1A में। काय में बताया है 1A में। तो कौन करेगा, डिटर्मिनेशन शैल बी, ये 1 में डिटर्मिनेशन शैल बी मेड बाय ये कॉम्पिटेंट पर्सन। इसका इस रेगुलेशन का पीडीएफ भी भेज दे रहे, क्या बोले, डिटर्मिनेशन शैल बी मेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। तो हम बता रहे हैं ये जो प्रोविजंस बता रहे हैं किसके लिए है, किसके लिए, फॉर विच प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017 ओवरमैन विल बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब यहां पर जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ओवरमैन, न कि माइनिंग सरदार। ठीक है, क्या बोला, डिटर्मिनेशन शैल बी मेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, काहे से करेगा ये बोला था ना, तो काहे से करेगा, आइदर बाय, दो साधन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, या तो हमारे पास जैसे मिथोनोमीटर है, मल्टी गैस डिटेक्टर, मतलब ये एपरेटस है, और ये एपरेटस सब के सब एपरेटस डीजीएमएस अप्रूव्ड होते हैं, और हमको डीजीएमएस अप्रूव्ड एपरेटस ही इस्तेमाल करना है। एक तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एपरेटस के थ्रू परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस को डिटरमाइन करेंगे एपरेटस से, या तो हम क्या करेंगे, एयर का सैंपल लेकर के कर लेंगे। दो ही चीजें, दोनों में से कोई एक आपको करना है, आपको करना, क्रॉस चेक करना, दोनों कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेशन बोलता है दोनों में से कोई एक से कम आपको करना है। आइदर मतलब या तो आइदर बाय मीन्स ऑफ अप्रूव्ड apparatus or by taking air samples, यही ना क्वेश्चन दो पूछा था बाबू कि कौन करेगा, बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा डिटरमिनेशन किया जाएगा परसेंट ऑफ इनफ्लुएंस गैस का, और वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, ओवरमैन होगा। ठीक है, कैसे करेगा, आइदर बाय मीन्स ऑफ अप्रूव्ड apparatus और बाय टेकिंग एयर सैंपल्स। एनी प्रॉब्लम, नो। ये हो गया। अब आपने सैंपल लेकर के यदि जांच किया है, सैंपल लेकर के आपने परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस डिटरमाइन करना है आपको, तो क्या सैंपल ले लिया माइन सर लाके टाइम ऑफिस में या मैनेजर ऑफिस में रख देना है, या वेंटिलेशन ऑफिसर के रूम में रख देना है, नहीं। आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। क्या करना है, एनालिसिस करना है, और कितने दिन के अंदर करना है, विदिन 3 डेज। बेटा सुन लो, हम लोग के टाइम 4 डेज था, कहीं पुराना पुस्तक से पढ़ के 4 डेज मत ऑब्जेक्टिव मार देना, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है, समझ आए ना, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आता है। मेरे टाइम में 4 डेज था, जब मैं पढ़ा था 4 डेज था, अब कितना हो गया है, 3 डेज हो गया। एक दूसरी बात, जो हम पहला बात यहाँ 1 में स्टार्टिंग की थे, क्या बोले थे, वेयर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई भी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या बोला था, परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस शैल बी डिटरमाइंड, परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस शैल बी डिटरमाइंड इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर, ऐसा बोले ना स्टार्टिंग में। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे वो भी चेंज था, वहां पे था डिग्री 2 और डिग्री 3 में करना था, बाकी जगह नहीं करना था। लेकिन अब क्या बोलता, इन एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब कोई माइन हो, चाहे डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो। तो ये 2 चेंजेस है 1957 और 2017 में। एक तो एनालिसिस आपको कितने दिन के अंदर करना है, विदिन 3 डेज। एक दूसरा,
हर माइन के लिए करना है, ठीक है कि नहीं। और नहीं तो मेरे टाइम पे वाला कोई कहीं कोई ऑब्जेक्टिव मिल जाए और 4 days लिख देना तो गया, गलत हो गया। आपको अपडेट होते भी रहना होगा, ठीक है। सैंपल शैल बी एनालाइज्ड विद इन 3 days। सैंपल्स ऑफ एयर shall be analyzed within 3 days, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा 1A में। और आपको हम यहां तक ही बता के काम खत्म कर सकते थे कि 169 के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन ओवरमैन रहेगा, लेकिन ये रेगुलेशन कोई नहीं हम बताएंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएगा। तो ये 1A हो गया। 1B देखते हैं आप। 1B में क्या बोला, पहले तो किन जगहों पे करेगा, आपको कौन करेगा और कैसे करेगा वो बता दिया। अब किन जगहों पे करेगा, तो उन जगहों पे करेगा जिन जगहों पर मैनेजर ने फिक्स किया हो, वो सुटेबल पॉइंट्स होंगे जो कि मैनेजर ने फिक्स किया। उन जगहों पर आप इनफ्लुएंस गैस का प्रतिशत निर्धारित करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यदि रेगुलेशन स्पेसिफाई नहीं करेगा तो होगा ये कि मैं अपनी समझ से करूंगा और कोई दूसरा मैनेजर रहेगा वो अपनी समझ से करेगा। इसे रेगुलेशन उसको स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन वो जो स्पेसिफाइड जगह है किया है रेगुलेशन ने, उसमें भी मैनेजर का ये पावर है कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे लिया जाए, ठीक है। लेकिन लेगा वहीं पर, उसको आगे पीछे कर सकता थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो कौन किन प्लेसेस पे करेगा, डिटर्मिनेशन शैल बी मेड आर सैंपल्स ऑफ एयर टेकन एट द प्लेसेस फिक्स्ड बाय द मैनेजर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जो अंग्रेजी में पढ़ते होंगे बच्चे लोग को समझ नहीं आ रहा, क्या बोले हम, डिटर्मिनेशन शैल बी मेड आर सैंपल्स ऑफ एयर टेकन। अरे इसका ये कुछ नहीं मतलब है बेटा। एक मतलब जो पहला बात बोला डिटर्मिनेशन शैल बी मेड, मतलब जो एपरेटस से आप गैस को का प्रतिशत निर्धारित कर रहा है वो वाला बात, या तो एयर सैंपल लेकर के गैस का प्रतिशत निर्धारित कर रहा है वो बात बोल रहा हूं। और उसका जो जगह होगा कौन फिक्स करेगा, कौन करेगा, एट शैल बी फिक्स्ड बाय द मैनेजर। लेकिन कहां कहां रहेगा वो जगह, वो जगह रहेगा, और इसका पीडीएफ अब अपलोड कर देंगे आपको। ऑन द इनटेक साइड कहां रहेगा, ऑन द इनटेक साइड ऑफ द फर्स्ट वर्किंग प्लेस, ठीक है। एंड ऑन द रिटर्न साइड, ऑन द रिटर्न साइड ऑफ द लास्ट वर्किंग प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट। ये इन द डिस्ट्रिक्ट दोनों के लिए वर्ड है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का है इंटेक साइट का पहला वर्किंग प्लेस और डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न साइट का सबसे लास्ट वाला वर्किंग प्लेस। और ये किसको फिगर के साथ हम बताए हैं, कहां पर, 10 सर्वे करके सीएमआर के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, या सीएमआर के प्लेलिस्ट में नहीं होगा तो एफएमसी एसएमसी के प्लेलिस्ट में होगा, डस्ट सर्वे करके, ठीक है। वहां पर हम बताएं डस्ट सर्वे में भी ऐसा करते हैं, ठीक है। ये तो हम गैस का परसेंटेज निर्धारित कर रहे हैं, वहां पर भी करते थे। किसको फर्स्ट वर्किंग प्लेस बोलते हैं, किसको डिस्ट्रिक्ट का लास्ट वर्किंग प्लेस बोलते हैं, उसको फिगर के माध्यम से समझाए। वहां पे आपको बहुत जल्दी समझ आ गया। एक एक बात को यहाँ पे इसको हम करेंगे फिर 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इन जगहों पे हमको गैस निर्धारित करना है, ठीक है। प्लेसेस हो गया। इसके बाद क्या आता है, सी में क्या बोले थे हम, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम के इंटरवल में हम परसेंटेज ऑफ इनपुट गैस को डिटरमाइन करेंगे। नॉर्मली 7 डेज, नॉर्मली कितना बोलता है, नॉर्मली 7 डेज, हर 7 दिन में नॉर्मली हमको परसेंटेज ऑफ इनपुट गैस डिटरमाइन करना है। लेकिन किसी भी प्रकार के डिटर्मिनेशन से इफ एनी डिटर्मिनेशन शोज गैस इज मोर देन 0.8%, गैस इज मोर देन
0.8% किसी भी in any determination, if any determination shows gas is more than 0.8%, मतलब कोई भी प्रकार से आप डिटरमाइन किए हो, कोई प्रकार से मतलब क्या बताए थे, दो, एक एपरेटस से किया हो या सिंपल लेके किया हो, और उन दोनों में से किसी भी हिसाब से यदि गैस का परसेंटेज, गैस का कंसंट्रेशन, गैस मतलब इनफ्लुएंस गैस का कंसंट्रेशन 0.8% से अधिक आता है, तो आपको ये जो डिटर्मिनेशन करना है, ये डिटर्मिनेशन हर 24 नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स, कितने इंटरवल में करेंगे, एट ए इंटरवल, यानी लिख रहे हम एट ए इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स। जो हम बोले उसको यहां लिख लीजिएगा, ये जहां हम उंगली चला रहे हैं, क्या बोले हम, यदि ऐसा कंडीशन है जहां पर गैस कंसंट्रेशन हमको मिला 0.8% से अधिक, वहां पर आप जो परसेंटेज ऑफ गैस है वो 24 घंटे के अंदर करते रहना होगा। अब कब तक करते रहना होगा, जब तक करते रहना होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा फॉर सो लॉन्ग एज द गैस कंसंट्रेशन या गैस इज मोर देन 0.8%, मतलब तब तक करना है जब तक कि गैस का परसेंटेज 0.8% से अधिक रहता है, मतलब उससे कम हो जाए तो आपको रोक दे रहा है। लेकिन कहने का मतलब क्या, 24 घंटे में क्या बोल रहा है, इसीलिए कि आपको परसेंटेज डिटरमाइन नहीं करना है, आपको वेंटिलेशन इंप्रूव करके गैस को डाइल्यूट कर देना है ताकि वो विद इन लिमिट हो जाए। ठीक है, विद इन लिमिट हो जाए, इसीलिए आपको बोल रहा है हर 24 घंटे में कीजिए। अब मैंने मेजरमेंट किया, बोला नहीं 0.8 से अधिक आ रहा है, 0.86 आ गया, मान लो 0.86 आ गया, तो क्या करना होगा, हम वेंटिलेशन इंप्रूव किया, वेंटिलेशन इंप्रूव किया और फिर देखेंगे कि गैस का परसेंटेज कम हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए 24 घंटे के अंदर बोल रहा हूं, काहे बोल रहे हैं, समझ आया कि वहां खेल खेल रहे हैं, हर जाओ 24 घंटा में गैस बढ़ा हुआ मेजरमेंट कर लो, नहीं, मेजरमेंट करना इसलिए है कि हमको वेंटिलेशन इंप्रूव करना है। हम लोग बेटा नौकरी करते हैं, हम लोग करते रहते इसलिए बता रहे, और जो सिर्फ कॉलेज से पढ़ के आए, जिन्हें माइंड का मुंह नहीं देखा है, अंडरग्राउंड में पसीना नहीं छुटाया है, उनको ना बुझाएगा ये। ठीक है, तो आपको गैस को हटाने के लिए वेंटिलेशन इंप्रूव करना है, और हर 24 घंटे के अंदर में नॉट एक्सीडिंग इंटरवल ऑफ 24 आवर्स आपको फिर मेजरमेंट करके देखना है क्या है भैया बताओ। तो यदि जब और तब तक करते रहना है जब तक कि ये गैस कंसंट्रेशन इससे कम ना हो जाए, 0.8 से कम ना हो जाए, और कम हो गया तो भी आपको अगले 7 दिन तक ऐसा ही करते रहना होगा। ठीक है, ये हो गया, छोड़िए आप इसको। अब लेस देन 0.6% मिलता है, किसी भी तरीके से हमने गैस को मेजरमेंट किया, डिटरमाइन किया, और 0.6% से कम मिलता है, ये लेस देन का सिंबल है बेटा। यदि 0.6% से कम मिलता है तो क्या करना है आपको, 30 दिन में एक बार करना, वंस इन एवरी 30 डेज, वंस इन एवरी 30 डेज बोलना बाबू, ये यहाँ पे हम वंस इन एवरी 30 डेज लिख दिए हैं, बोल दिए तो लिख दिए, वंस इन एवरी 30 डेज। ठीक है, और तीसरा और कंडीशन है कि आपने मेजर अल्टरेशन किया है वेंटिलेशन में, मेजर अल्टरेशन, आप बुक को पढ़िएगा, ये सब वर्ड बोलेंगे, कहां कहां से ला के सर डाल दे रहे, वहां पढ़िएगा, बोलेगा सब्सटेंशियल चेंज, क्या होता है, मतलब पूरा आमूलचूल आपने परिवर्तन कर दिया है वेंटिलेशन सिस्टम में, तब भी आपको परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस डिटरमाइन करना है हर 24 घंटा में। कितने में करना है, हर 24 घंटा में, 24 आवर्स में, ऐसे होते दिखेगा नहीं उधर से। ठीक है, ये 3 शर्त दिया है। इन नॉर्मली कितने दिन में करना है, इन जनरली 7 दिन में एक बार गैस का परसेंटेज हमको डिटरमाइन करना है, लेकिन कोई भी तरीके से हमने गैस का परसेंटेज पता किया और वो 0.8% से अधिक आता है तो बता दिया ना, फिर हमको क्या करना होगा, बार बार करना होगा, मतलब हर 24 घंटे के अंदर में नॉट एक्सीडिंग इंटरवल ऑफ 24 आवर्स में करते रहना है। 0.6% से कम आता है तो 30 दिन में एक बार करना है। लेकिन यदि आपने
वेंटिलेशन सिस्टम में मेजर अल्टरेशन कर दिया है तो आपको 24 घंटे के अंदर करना है। तो प्लेसेस भी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, अब डी आएगा। एबीसीडी 5 बोला था ना जी, एबीसीडी ई हो गया जब मैं 5वां, अभी तक तो सी तक हम गए हैं। अब आएंगे डी पे। 1D में क्या करना है, जो भी आप इतना काम किए बाबू, मेहनत किए और जिसका रिकॉर्ड ही नहीं रखा आपने तो बेकार है ना, कुछ नहीं किया आपने। फिर क्या करना होगा, रिकॉर्ड या रिकॉर्डिंग। डी में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी डिटर्मिनेशन इन बॉन्ड पैक्ड बुक। एक खाता रहता है, उस खाता में सब कुछ लिखेंगे कि इस डेट पे ये किया, ये किया, ये किया, उससे इतना इतना आया, ठीक है। ये ई हमें बोला था गैस मिल गया तो क्या करेंगे, लिखा था ना हिंदी में, इधर लिखा थे कि गैस मिलने पर क्या करेंगे सर, तो गैस मिल गया क्या करेंगे आप, कटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, क्या करेंगे। लेकिन गैस मिला कब मना है तो बताएंगे, कटिंग ऑफ ELEC लिख दिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई। यदि माइंड में 1.25% से अधिक, मोर देन 1.25% से अधिक इंटरनल गैस मिल जाए तो सभी केबल से, सभी एपरेटर्स से इलेक्ट्रिसिटी को काट देना है। कुछ नहीं करना है, काट देना है। काहे काट देना है, जब हम आप लोग को गैस एक्सप्लोजन पढ़ाएंगे या कोल्डेंस एक्सप्लोजन पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे कि बिजली भी अपने आप में एक सोर्स ऑफ इग्निशन है, ठीक है। वो बात की बात अभी उधर देखेंगे। ABCD हो गया, 5 बात हो गया ना, 2 ही सब रिलेशन है, तो एक सब रिलेशन में 5 पॉइंट थे। और दूसरा है काहे के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो यदि रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस चाहेंगे तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर environmental condition shall be determined once in every 30 days, once in every 30 days। कोई दिक्कत है। और आपको 153 में भी ना बोला कि टेम्परेचर रीडिंग जो है 30 दिन में एक बार लेना है, वही चीज यहां भी बोला, कोई अलग थोड़ी बोलेगा, ठीक है। तो आपका 169 हो गया, जबकि हमको बताना था कि 169 के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, तो कौन है कॉम्पिटेंट पर्सन, ओवरमैन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसका PDF अपलोड कर रहे हैं। हाँ लिसन, नवा बात, रेगुलेशन 150 सब रेगुलेशन 9, इसके लिए कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। इसमें क्या किया है बाबू, प्रिकॉशंस व्हेन अप्रोचिंग विद इन 60 मीटर ऑफ एनी वाटरलॉग्ड वर्किंग्स। हम वाटरलॉग्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर पहुंच गए हैं और वहां पर हमको वर्किंग करना है, तो वहां हमको कुछ प्रिकॉशंस लेना है जो रेगुलेशन 150 बोलता है। ये रेगुलेशन 150 का हम फिगर के साथ CMR के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, हम बताए हैं, यहाँ पे उतना नहीं बताएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, जब हम वाटरलॉग्ड वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं तो पूरा पैनल नहीं चलाते, 1-2 एक्सप्लोरेटरी हेडिंग चलाते हैं, ठीक है। 2 एक्सप्लोरेटरी हेडिंग चलाते हैं और वो हेडिंग का ऊंचाई और चौड़ाई, हाइट एंड विड्थ 2.4 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। कितना, हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी, हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी नॉट मोर देन 2.4 मीटर। और हम क्या करते हैं, जो गैलरी आप चला रहे हैं उसके सेंटर में बोरहोल मारते हैं, सिर्फ सेंटर में नहीं पर सुनते चलिए, सेंटर में बोरहोल मारते हैं और फ्लैंक होल्स मारते हैं, तिरछे होल भी बोरहोल मारते हैं, क्योंकि पानी कहां से हमको पता चल जाए ये देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट पानी में घुस जाए, और पानी में घुस गए तो इनंडेशन हो जाएगा, उससे बचने के लिए प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम बोरहोल और 5-5 मीटर के इंटरवल पे मारते हैं। कितना इंटरवल मारते हैं, 5-5, ऊपर नीचे अगले बगले, और वहां हम एंगल भी बताए कितने एंगल पे मारते हैं, उस रेगुलेशन में जाके देखिएगा 150 में, ठीक है। CMR के प्लेलिस्ट में होगा। साथ में 5-5 मीटर के इंटरवल पे मारते, लेकिन आपका बोरहोल जो रहेगा वो वर्किंग से हमेशा 3 मीटर एडवांस रहेगा। कितना मीटर एडवांस रहेगा जी,
3 मीटर, और इसी में बच्चा 3 मीटर 5 मीटर में गड़बड़ा जाता है। अरे 3 मीटर एडवांस बोल रहे, जहां जहां आपका फेस है, मान लो मेरा ये फेस है, ठीक है, ये हम इधर आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसा आगे बढ़ रहे हैं, तो इस फेस से 3 मीटर कम से कम आपका क्या रहेगा, ये एडवांस बोरहोल करके रखेंगे, ताकि यदि यहाँ पानी होगा तो बोरहोल जाने लग जाएगा, वर्किंग को बंद कर देंगे, आदमी हटा लेंगे। ये थीम है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि 5 मीटर ये वाला, अरे एक बोरहोल इधर मारा, एक बोरहोल इधर मारा, तो एक बोरहोल मारा, एक ही इधर बोरहोल मारा, तो उन दोनों के बीच का इंटरवल 5 मीटर बोल रहा है, ठीक है। ये हुआ। ये सब जो प्रिकॉशंस है, ये प्रिकॉशंस किसके अंडर में ली जाएगी, वो रेगुलेशन 150(9) बताता है। तो वहां बोलता है कि दीज प्रिकॉशंस shall be taken under the direct supervision of an overman or assistant manager appointed for the purpose, ऐसा लिखा है 150(9) में, कि ये जो प्रिकॉशन अभी हम जो बोले, ये सारी प्रिकॉशंस जो है किसके डायरेक्ट सुपरविजन में ले जाएगा, डायरेक्ट सुपरविजन में लिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर या ओवरमैन के, जिसको कि इस काम के लिए ऑथराइज किया हुआ है, अपॉइंटेड किया हुआ है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुआ, ओवरमैन। तो यहां पर इस रेगुलेशन 150(9) के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन ओवरमैन। माइनिंग सदा नहीं, माइनिंग सदा काम है बोरहोल लगाना है, फेस में काम करवाना है, लेकिन ये सारी प्रिकॉशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको देखने की जिम्मेदारी गैलरी का हाइट विड्थ बराबर है कि नहीं है, बोरहोल माइनिंग सदा लगवा रहा है कि नहीं लगवा, ये देखने का काम किसका है, ये काम है ओवरमैन का 150(9) के अंतर्गत। नेक्स्ट लेते हैं, लिसन बाबू, रेगुलेशन 159 सब रेगुलेशन 12, क्या चीज दिया है यहां पर, रेगुलेशन 159 में क्या है, बैटरीज, डोर्स, स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग एटसेट्रा, यही ना दिया है जी। तो वो जो आपके ये जो हम जिनके नाम बोले, ये क्या है, वेंटिलेशन डिवाइसेस है, क्या है, वेंटिलेशन डिवाइसेस है, इनका एग्जामिनेशन करना है, बोलता है रेगुलेशन 159(12) बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो देखना है, और कितने टाइम के इंटरवल में करना है। हमको तो यहां देखना है कि कौन कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो हम ऊपर क्वेश्चन लिख के रखे हैं, लेकिन हमको साथ ही साथ सब चीज में देखते चला, एग्जाम में देने जाना है। तो रेगुलेशन 159(12) क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ वेंटिलेशन डिवाइसेस एंड एयरवेज। एयरवेज क्या, इनटेक और रिटर्न, यही एयरवेज होता है जी। तो जो हवा के रास्ते हैं और जो वेंटिलेशन डिवाइसेस है, ऐसा कहीं नाम आपको वहां नहीं लिखल होगा बाबू, ये आपके समझ के लिए हम लिख दे रहे हैं, समझे ना। एग्जामिनेशन ऑफ वेंटिलेशन डिवाइसेस, वेंटिलेशन डिवाइसेस में क्या आता है आपका, डोर्स है, एयर क्रॉसिंग है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, दीज आर द डोर्स, सॉरी दीज आर द वेंटिलेशन डिवाइसेस, ठीक है, डोर्स है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग्स है, एयर क्रॉसिंग है, ठीक है, ये वेंटिलेशन डिवाइसेस का और एयरवेज का एग्जामिनेशन करेगा बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाएगा। एयर क्रॉसिंग, डोर्स, वेंटिलेशन स्टॉपिंग्स एंड एयरवेज shall be examined by a competent person once at least in every 14 days, 14 दिन में एक बार, by a competent person once in every 14 days। बाबू जो बोलते हैं उसको भी सुन के सुना करो, once in every 14 days बोल रहे हैं, सबको कितना लिखते चलूंगा। तो कौन करेगा, एक कॉम्पिटेंट पर्सन, तो कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, माइनिंग सदार होगा कि ओवरमैन होगा, कौन होगा, ओवरमैन होगा। ये कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, दिस इज ओवरमैन, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ओवरमैन, मतलब ओवरमैन होगा, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 161(3) में, 161 का सब रेगुलेशन 3। 161 क्या है, ऑक्सिलरी फैन है। ऑक्सिलरी फैन में क्या बताया है बाबू, ऑक्सिलरी फैन किसके लिए होता है, जो लॉन्ग हेडिंग्स है, फेसेस है, उनके वेंटिलेशन के लिए होता है, ठीक है। और ये टेम्पोररी इंस्टॉलेशन होता है, उसका कभी चर्चा करेंगे, इससे क्या क्या हजार्ड्स है वो भी देखेंगे। अभी हम 161(3) तक ही सीमित रहते,
लेंथ बढ़ रहा है वीडियो का, हम यहां से देख रहे हैं। 161.3 में क्या दिया है कि यदि किसी जगह का, किसी प्लेस का अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी फैन पर निर्भर करता है, ठीक है, और वो ऑक्सिलरी फैन स्टॉप्ड हो गया, बंद हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? वहां तो हवा ही नहीं जाएगा। हवा जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा? गैस जमा हो जाएगा। तो गैस जमा हो जाएगा तो आदमियों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए आपका 161.3 क्या बोलता है कि यदि पंखा बंद हो गया, ऑक्सिलरी फैन बंद हो गया, तो उस जगह में कोई भी आदमी तब तक नहीं जाएगा जब तक कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन उस जगह को जांच करके ये डिक्लेयर न कर दे कि ये जगह काम करने लायक है, ठीक है। पंखा स्टार्ट कीजिएगा, पंखा स्टार्ट करने के बाद एक कॉम्पिटेंट पर्सन वहां जाएगा, देखेगा कि यहां गैसेस तो नहीं है, मतलब जांच करेगा इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, एपरेटस से और या फ्लेम सेफ्टी लैंप से, और देख लिया कि हाँ सब ठीक ठाक है, तो फिर आदमियों को वहां पे एंटर करने देंगे। तो वो जो जांच करने जाएगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा? ओवरमैन होगा। कौन होगा? ओवरमैन होगा। माइनिंग सरदार को ये पावर नहीं है। जब ओवरमैन साहब बोल दिया कि सब ठीक ठाक है बाबू, लेके जाओ माइनिंग बाबू, तब माइनिंग बाबू आगे जाके फेस में काम करवाएंगे, ठीक। 165.2 ये हम लोग के टाइम पे 141 हुआ करता था, ठीक है, और इसका 165.1 भी बताए थे, वो मानिक सरदार के लिए था। 165.1 मतलब सब रेगुलेशन 1 किसके लिए था? माइनिंग सरदार था, उसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सन। लेकिन रेगुलेशन 165 का सब रेगुलेशन 2 के अंतर्गत कौन होगा? ओवरमैन होगा। जिनने मेरा पार्ट 61 देखा है उसको ये चीज समझ आएगा। वहां हम बताए थे, क्या बताए थे? बताए थे नो डिस्यूज्ड माइन आर सब पूरा 165 का पहले सब रेगुलेशन 1 बताते हैं। ये तो ओवरमैन के लिए। पहले माइनिंग सरदार वाला क्या बताए थे? वहां बताए थे नो डिस्यूज्ड माइन और शाफ्ट शैल बी डिवाटर्ड एक्सेप्ट अंडर द कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। ऐसा बताए थे। क्या बताए थे? कि कोई भी डिस्यूज्ड माइन या शाफ्ट से पानी निकालने का काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वहां पर एक कॉम्पिटेंट पर्सन का कांस्टेंट सुपरविजन नहीं रहेगा। तो वो कांस्टेंट सुपरविजन करने वाला कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा? माइनिंग सरदार होगा। माइनिंग बाबू का काम है डिवाटरिंग यदि हो रहा है डिस्यूज्ड माइन से या शाफ्ट से, तो वहां कांस्टेंट सुपरविजन करेगा। वो काम हुआ माइनिंग सरदार का। लेकिन आप कर काहे रहे थे? पानी काहे निकाल रहे थे? डिस्यूज्ड माइन है, आपको माइन फिर से खोलना है। जो बच्चा लोग माइनिंग एरिया में रहते हैं, माइंस बंद हो जाता है, फिर से खुलवाने के लिए लोकल लोग बड़ा प्रेशर डालता है, नेता लोग भी करता है और हमारा कंपनी भी करते रहता है ताकि फिर से कोयला वहां से हम निकाल सके। तो पानी निकाला हमने, डिवाटरिंग कर दिया, तो उसका रीओपनिंग करना ना होगा, फिर से वहां काम चालू ना करना होगा। तो ऐसे ही काम चालू कर दीजिएगा। कब से बंद था, क्या क्या चीज है, नहीं है, ठीक है। क्या करना होगा? उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन करना होगा। ये 165.2 में क्या दिया? फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ माइन आर पार्ट विच इज रीओपन आफ्टर 2 कंडीशन दिए। यहां पर कितने कंडीशन दिए? 2। अब देखिएगा 2 कंडीशन दिए। क्या ये 165.2 में क्या है? फर्स्ट, ऐसा कर दू फर्स्ट को, फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ ए माइन आर पार्ट। ये माइन नहीं होगा पूरा तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट होगा। पार्ट मतलब क्या हो? डिस्ट्रिक्ट पैनल। फर्स्ट इंस्पेक्शन माइन आर पार्ट विच इज, सर विच इज लिख दे रहा हूं, ये विच इज दोनों चल रहेगा। विच इज लिख दिया। नंबर 1 रीओपन, विच इज रीओपन आफ्टर ए discontinuance of period more than, ये more than symbol लगा दिया, more than 7 days, and which is first inspection of mine or part which is reopened after a discontinuance of period more than 7 days, and
फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ माइन आर पार्ट विच इज reopened after being dewatered, और आप लोग जब बुक में पढ़ते साथ में घुसा दिया होता तो आप लोग अलग अलग नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते हैं। ये दो कंडीशन दिया है कि माइंड को आपने डिवाटरिंग किया, आफ्टर बीइंग डिवाटर्ड, डिवाटरिंग करने के बाद आपने माइंड को फिर से चालू किया, या 7 दिन से अधिक तक के लिए कोई माइन या उसका कोई भाग टेम्पोरली बंद था और उसको फिर से काम चालू करना है वहां पर, तो उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन माइन का या कोई भाग जिसमें ये दो चीजें हैं, दो में से कोई एक चीज है, उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा? फर्स्ट इंस्पेक्शन माइन आर पार्ट विच इज रीओपन आफ्टर ए डिसकंटिन्यूस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 7 days एंड रीओपन आफ्टर बीइंग डिवाटर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। किसके द्वारा किया जाएगा? शैल बी डन बाय ए और शैल बी कैरिड आउट बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो फर्स्ट इंस्पेक्शन माइन या पार्ट होगा, इन दो कंडीशन में कौन करेगा? एक कॉम्पिटेंट पर्सन। तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा? आपका कॉम्पिटेंट पर्सन होगा ओवरमैन। आपका कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा? ओवरमैन। ठीक है। और जब एक कर दिया, घोषित कर दिया कि ठीक ठाक है, तब आप रीओपनिंग कीजिएगा, काम चालू कीजिएगा। अब एक ठोल बचा है, उतना भी ले ही लीजिए।